18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती थी जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और बहन एलीट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी को भी उसी क्लास के किसी घर से आना था। उसकी बेटी भी उसी क्लास की होती। रेड लाइट एरिया की औरतें, इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। उसे यकीन था अकड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए अबरुओं के साथ वो उस मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तजलील करता नाकाफी थी। अब किस्मत ने क्या किया था? 7 पर्दों में रहने वाली उस औरत को, जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। उससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो उसका ग्राहक था। सालार सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? उसने अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी? किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों के एवज बिक सकेगी? नहीं। माँ, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की जबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकूहा, एलीट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारगला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब, मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास। इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहां नहीं आया हूं। सालार ने मध्यम आवाज में उस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए? कोई ड्रग? मैं सबको सप्लाई कर सकता हूं। आकिफ ने एक कदम रोक कर कदरे उखड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा ना जरूरत नहीं है, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेडरूम पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलालुन नसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल उस वक्त इमामा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। उससे जाकर साफ साफ कह दो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलालुन नसर का यह पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते हुए इमामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी, नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूं और अब एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। उसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सलार के हलक में फंदे लगने लगे। हां, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलालुन नसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं देकर, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहां कर फंसे। मैंने उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही, मगर उसे मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो उसे यहां लेकर नहीं आया था। कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब्त जुमलों में वजाहत दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी, दर्द की एक तेज मानूस सी लहर। मिग्रेन, आधे सर का दर्द, मिग्रेन का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका।
होंठ भींचते हुए उसने बेइख्तियार अपनी कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गली के पेचोखम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम उसके लिए और इमाम हाशिम के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया था। उसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। कयामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सुनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीक सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलार को पहली सीढ़ी पर ही ठोकर लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने की भी रवादार नहीं। सलार सीधा हो गया। उसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थीं और इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। उनकी सिमट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद उनकी खस्ता हालत को जांच सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस दीवार की सिमट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुलते ही पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहां कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ से बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहां खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिफ कहां गया था वो नहीं जानता था। उसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता और इमामा हाशिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं उसका सामना यहां कैसे करूंगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाजों पर नजर डालते हुए चलता जा रहा था। जब उस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला। तुम यहां रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज में बोला, यहां आओ। सालार के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सालार दरवाजे तक पहुंचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए वो कमरे में दाखिल हो गया। वहां आकिफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है, बेइख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया। एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सनोबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसी लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो वहां से भाग जाए, अभी इसी वक्त। सरपट इधर उधर देखे बगैर इस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक ना करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अक़ब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निकला। उसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। यह है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नजरें जमाए हुए थी। इमामा, वो बेहिस हरकत उसे देखता हुआ बड़बड़ाया। हाँ इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदों में था। वो तवाइफ के कोठे पर सजदे करने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा उसे कंधे से पकड़ कर हिला रहा था। सालार सजदों में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाओ। सनोबर घबराते हुए तेजी से बेडरूम के सिरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास लेकर सालार के पास आकर खड़ी हो गई। सालार साहब, आप पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जींस की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की दहलीज को ठोकर लगाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, क्या हुआ है? कहां जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ न लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज में रोते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें?
आकिफ ने उसे याद दिलाया, ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो उल्टे कदमों कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ जेरे लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी। सीढ़ियां अब भी उसी तरह तारीक थी, मगर इस बार वो जिस जहनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो वो सीधा नीचे जा गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह उसने दोबारा उसी तरह भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर जमीन बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था, उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया था, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए उसे बेइख्तियार उबकाई आई। वो थड़े पर बैठे बैठे झुक गया था। वो उबकाइयां करते हुए भी उसी तरह रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशेई जरूरत से ज्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मुहज्जिब दिखाई दे रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हालो अहवाल जानने का रवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहां नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कांधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगाही नहीं दी गई, सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगाही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहां ना देखकर वो इस हालत में जहां पहुंचा था, वो उसे वहां देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता। इंसान को इंसान रखना उसे आता था, कभी गजब से, कभी एहसान से। वो उसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी जिंदगी के उस स्याह बाप पर इतना पछतावा, इतनी नफरत नहीं हुई जितनी उस वक्त हो रही थी। क्यों आता था मैं यहां पर? क्यों खरीदता था मैं उन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलक रहा था। अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूं तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूं मुझे अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होना है, मगर ये हिसाब यहां इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूं उसे कभी बाजार में ना फेंक। वो रोते हुए रुका। कौन सा इंकिशाफ कहां हो रहा था? मोहब्बत। वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया, क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूं? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी। क्या ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है मुझे कि मैं उसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? उसे लगा वो वहां से कभी नहीं उठ पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूं। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे, और उस बाजार में उस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के अंदर कहीं बहुत ऊंची जगह रखा था, वहां जहां खुद मैं भी उसको महसूस नहीं कर पा रहा था। चेकमीट। 150 प्लस IQ लेवल का वो मर्द मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा जख्म था जो वहां बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ थी जो उसे सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने उसे कहां बरहना किया था? उसे क्या याद था, क्या लिया था? वो उठकर वहां से चलने लगा, उसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों की नजरों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपने वजूद से कभी जिंदगी में इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हो रही थी। वो रेड लाइट एरिया की उस जिंदगी का सबसे सियाबाब था। ऐसा सियाबाब
जिसे वो खुरच कर अपनी जिंदगी से अलहदा नहीं कर पाया था। वो एक बार फिर उसकी जिंदगी में आकर खड़ा हो गया था। कई साल पहले वहां गुजारी गई रातें अब बलाओं की तरह उसे घेरे हुई थीं। वो उनसे फरार हासिल नहीं कर पा रहा था और अब जिस खौफ ने उसे अपने हिसार में लिया था वो तो, अगर इमामा इस बाजार में आ गई होती तो सुनो पर इमामा हाशिम नहीं थी मगर कोई और। उसके सर में दर्द की एक लहर उठी। मिग्रेन अब शिद्दत इख्तियार करता चाह रहा था। उसका जहन बैठ गया था। गाड़ियों के हॉर्न और लाइट्स ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया था। फिर उसका जहन किसी तारीकी में उतर गया था। उसने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर कुछ कहा। एक दूसरी आवाज ने जवाबन कुछ कहा। सालार सिकंदर के आवाज आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे थे। मुजमहिल थकन सता मगर आवाजों को शनाख्त करता हुआ जहन। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। उसे हैरानी नहीं हुई, उसे यही होना चाहिए था। वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक के कमरे में एक बेड पर था, बेहद नर्म और आरामदेह बेड। उससे कुछ फासले पर फुरकान किसी दूसरे डॉक्टर के साथ हल्की आवाज में बात कर रहा था। सालार ने एक गहरा सांस लिया। फुरकान और दूसरे डॉक्टर्स ने गर्दन मोड़कर बातें करते उसे देखा, फिर दोनों उसकी तरफ चले आए। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। आंखें खुला रखना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। फुरकान ने पास आकर नरमी से उसके सीने को थपथपाया। कैसे हो अब सालार? सालार ने आंखें खोल दी। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ चंद लम्हे खाली उस जहनी के आलम में उसे देखता रहा। फाइन, उसने कहा। दूसरा डॉक्टर उसकी नब्ज देखने में मसरूफ था। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। फुरकान और दूसरा डॉक्टर आपस में एक बार फिर गुफ्तगू में मसरूफ थे। उसे उस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बाकी सब कुछ वैसा ही था। एहसास जुर्म, पछतावा, आकिफ, सुनोपर, इमामा, रेड लाइट एरिया, सब कुछ वैसा ही था। उसका दिल चाहा काश वो अभी होश में ना आता। तो सालार साहब, अब कुछ तफसीलन गुफ्तगू हो जाए आपके साथ। उसने फुरकान की आवाज पर आंखें खोल दी। वो उसके बेड के बिल्कुल करीब एक स्टूल पर बैठा हुआ था। दूसरा डॉक्टर बाहर जा चुका था। सालार ने अपनी टांगों को समेटने की कोशिश की। उसके मुंह से कराह निकली। उसके टखने और घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। उसकी टांगों पर कंबल था। वो उन्हें नहीं देख सकता मगर उसको अंदाजा था कि उसके टखने और घुटने पर कुछ लिपटा हुआ था। वो अपने कपड़ों में भी नहीं था बल्कि मरीजों के मखसूस लिबास में था। क्या हुआ है? सालार ने बेइख्तियार कराह कर टांग सीधी करते हुए कहा। स्प्रेंड एंकल, दोनों घुटनों और काफ पर कुछ खराशें और सूजन मगर खुशकिस्मती से कोई फ्रैक्चर नहीं। बाजुओं और कोहनियों पर भी कुछ ब्रूजेस, खुशकिस्मती से फिर कोई फ्रैक्चर नहीं। सर के बाएं हिस्से में कुछ छोटा सा कट, थोड़ी सी ब्लीडिंग मगर सिटी स्कैन के मुताबिक कोई सीरियस इंजरी नहीं। सीने पर भी रगड़ की वजह से मामूली खराशें। जहां तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है कि क्या हुआ है, तो ये तुम बताओ कि क्या हुआ है। फुरकान किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते हुए बोला। सालार चुपचाप उसे देखता रहा। मैं पहले समझता रहा कि मिग्रेन का अटैक इतना शदीद था कि तुम बेहोश हो गए, मगर बाद में तुम्हारा चेकअप करने पर मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं था। क्या किसी ने हमला किया था तुम पर? वो अब संजीदा था। सालार ने गहरा सांस लेते हुए सर को झुकाया। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? बल्कि मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल कर रहा था और तुम्हारे बजाय किसी आदमी ने वो कॉल रिसीव की। वो उस वक्त फुटपाथ पर तुम्हारे करीब था, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया। अच्छा आदमी था। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें किसी टैक्सी में करीबी हॉस्पिटल ले जाए। वो ले गया, फिर मैं वहां पहुंच गया और तुम्हें यहां ले आया। अभी क्या दिक्कत है? सुबह के 6 बज रहे हैं। समीर ने तुम्हें रात को पेन किलर्स दिए, इसीलिए तुम अभी तक सो रहे थे। फुरकान को बात करते करते एहसास हुआ कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसकी नजरों में एक अजीब सी सर्द महरी महसूस हुई थी, यूं जैसे फुरकान किसी तीसरे शख्स की हालत के बारे में बता रहा था। तुम मुझे दोबारा, सालार ने उसे खामोश होते देखकर कहना शुरू किया, फिर कदरे उलझन आमेज अंदाज में रुका। आंखें बंद की जैसे जहन पर जोर दे रहा हो। हाँ, कोई ट्रैंकुलाइजर दे दो, मैं बहुत लंबी नींद सोना चाहता हूं। सो जाना, मगर ये तो बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, सालार ने बेजारी से कहा। माइग्रेन, और मैं फुटपाथ पर गिर पड़ा। गिरने से चोटें लग गईं। फुरकान ने उसे गौर से देखा। कुछ खा लो। सालार ने उसकी बात काटी। नहीं, भूख नहीं है, तुम बस मुझे कुछ दो, टैबलेट, इंजेक्शन, कुछ भी। मैं बहुत थका हूं। इस्लामाबाद तुम्हारे घर वालों, सालार ने उसकी बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, इतला मत करना, मैं जब सोकर उठूंगा तो इस्लामाबाद चला जाऊंगा। इस हालत में? तुमने कहा है मैं ठीक हूं। ठीक हो, मगर इतने भी ठीक नहीं हो। 2-4 दिन आराम करो, यहीं रहो लाहौर में, फिर चले जाना।
अच्छा फिर तुम पापा या मम्मी को इत्तला मत देना। फुरकान ने कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखा। उसके माथे पर चंद बल आ गए। अच्छा और कुछ? ट्रंकुलाइज। फुरकान उसे सोचते हुए देखने लगा। मैं रहूं तुम्हारे पास? फायदा, मैं तो अभी सो जाऊंगा, तुम जाओ, मैं उठूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। उसने बाजुओं के साथ अपनी आंखें ढांप लीं। उसके अंदाज में मौजूद रूखेपन और सर्द महरी ने फुरकान को कुछ परेशान किया। उसका रवैया बहुत एबनॉर्मल था। मैं समीर से बात करता हूं, मगर ट्रंकुलाइजर चाहिए तो पहले तुम्हें कुछ खाना होगा, फुरकान ने उठते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सालार ने आंखों से बाजू नहीं हटाया। दोबारा उसकी आंख जिस वक्त खुली उस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था, उसके पास कोई भी नहीं था। जिस्मानी तौर पर सुबह से ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी टांगों से कंबल परे हटाकर उसने लेटे लेटे बाएं टखने और घुटनों में उठती टीसों को नजरअंदाज करते हुए टांगों को सुकेड़ लिया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इतनी घुटन जैसे किसी ने उसके सीने को जकड़ लिया हो। वो उसी तरह लेटे लेटे छत को घूर रहा था। फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया। वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सालार ने दरवाजा खोल दिया। फुरकान को देखकर वो हैरान हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सालार। फुरकान उसे देखते ही नाराजी से बोलने लगा। यूं किसी को बताए बगैर समीर के क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो लंगड़ा था। वह एक बार फिर अपने बैग के पास आया जिसमें वो अपनी चीजें पैक कर रहा था। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका। हाँ, सालार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। कहां? सालार ने बैग की जिप बंद कर दी और बेड पर बैठ गया। इस्लामाबाद। फुरकान उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। नहीं, सालार ने उसे देखते हुए कहा। फिर? कराची जा रहा हूं। किस लिए? फुरकान ने हैरानी से पूछा। फ्लाइट है मेरी, पेरिस की। पेरिस की? हाँ, 4 दिन बाद है तुम्हारी फ्लाइट। अभी जाकर क्या करोगे? फुरकान उसे देखने लगा। समीर का अंदाजा ठीक था। उसके चेहरे के तासुरात बेहद अजीब थे। काम है मुझे वहां। क्या काम है? वो जवाब देने के बजाय बेड पर बैठा पलकें झपकाए बगैर चुपचाप उसे देखता रहा। फुरकान साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिर भी सामने बैठे हुए शख्स की आंखों को पढ़ने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। सालार की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्द महरी थी, यूं जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, उसे और अपने आप को भी। वो डिप्रेस था। फुरकान को कोई शुबा नहीं था, मगर उसका डिप्रेशन उसे कहां ले जा रहा था फुरकान ये जानने से कासिर था। तुम्हें आखिर परेशानी क्या है सालार? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। सालार ने तवक्कुफ किया, फिर कंधे झटके। कोई परेशानी नहीं है। तो फिर? सालार ने फुरकान की बात काट दी। तुम जानते हो मुझे माइग्रेन है, कभी कभार इस तरह हो जाता है मुझे। मैं डॉक्टर हूं सालार, फुरकान ने संजीदगी से कहा। माइग्रेन कोई मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता। ये सब कुछ माइग्रेन की वजह से नहीं था। तो तुम बताओ और क्या वजह हो सकती है? सालार ने उल्टा उससे सवाल किया। किसी लड़की का प्रॉब्लम है? सालार पल के झपक नहीं सका। फुरकान कहां जा पहुंचा था? हाँ, वो नहीं जानता था कि उसने नहीं क्यों नहीं कहा था। किसी में इन्वॉल्व हो तुम? फुरकान को अपने अंदाजे के सही होने पर जैसे यकीन नहीं आया। हाँ। फुरकान बहुत देर चुप बैठा उसे देखता रहा, यूं जैसे अपनी बेयकीनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। किसके साथ इन्वॉल्व हो? तुम उसे नहीं जानते। शादी नहीं हो सकी तुम्हारी उसके साथ? सालार उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, हो गई थी। उसके लहजे में आंच थी। शादी हो गई थी? फुरकान को फिर यकीन नहीं आया। हाँ, फिर तलाक हो गई? उसने पूछा। नहीं। तो? सालार के पास आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस क्या? सालार उसके चेहरे से नजरें हटाकर अपने बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में मौजूद दिल की लकीरों पर फेरता रहा। क्या नाम है उसका? फुरकान ने मध्यम आवाज में उससे पूछा। वो एक बार फिर इस तरह की लकीर को छूते हुए बहुत देर तक खामोश रहा, बहुत देर। फिर उसने कहा, इमाम हाशिम। फुरकान ने बेइख्तियार सांस लिया। उसे अब समझ में आया कि वो उसकी छोटी बेटी को ढेरों के हिसाब से तोहफे क्यों दिया करता था। पिछले कुछ अरसे में जब से सालार से उसकी शनासाई हुई थी और सालार का उसके घर आना जाना शुरू हुआ था, सालार और इमामा की बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान से जाने के बाद भी उसे वहां से कुछ न कुछ भिजवाता रहता था, मगर फुरकान को अक्सर सिर्फ एक बात पर हैरानी हुई थी, तो कभी इमामा का नाम नहीं लेता था और वो खुद कभी उससे बात करता तो उसे नाम के बगैर मुखातिब करता रहता। फुरकान को चंद एक बार ये बात महसूस हुई थी, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब इमामा हाशिम का नाम सुनकर वो जान गया था कि वो क्यों उसका नाम नहीं लेता था। वो अब रुक रुक कर बेरब्त जुमलों में मध्यम आवाज में उसे अपने और इमामा के बारे में बता रहा था। फुरकान दम साधे सुन रहा था। जब वो कुछ बताने के बाद खामोश हुआ तो देर तक फुरकान भी कुछ बोल नहीं सका।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तसल्ली दे या फिर कुछ और कहे, कोई नसीहत, तुम उसे भूल जाओ। उसने बिलाखिर कहा, सोच लो कि वो जहां भी है खुश है और महफूज है। जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई सानहा ही हुआ हो सकता है वो बिल्कुल महफूज हो। फुरकान कह रहा था, तुमने उसकी मदद की जिस हद तक तुम कर सकते थे। पछतावों से अपने आप को निकाल लो, अल्लाह मदद करता है। तुम्हारे बाद हो सकता है उसे तुमसे बेहतर कोई और मिल गया हो। तुम क्यों इस तरह के वहम लिए बैठे हो? मैं नहीं समझता कि जलाल से उसकी शादी ना होने की वजह तुम थे। जो कुछ तुमने जलाल के बारे में बताया, मेरा अंदाजा यही है कि वो किसी सूरत में इमामा से शादी नहीं करता, चाहे तुम बीच में आते या ना आते, कोशिश करते या ना करते। जहां तक इमामा को तलाक ना देने का सवाल है, उसे चाहिए था कि वो तुमसे दोबारा राब्ता करती। वो ऐसा करती तो यकीनन तुम उसे तलाक दे देते। अगर इस मामले में तुमसे गलती हुई भी है तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, क्योंकि तुम पछता रहे हो, तुम अल्लाह से माफी भी मांगते आ रहे हो। ये काफी है। मगर इस तरह डिप्रेशन का शिकार होने से क्या होगा? सालार की खामोशी से उसे उम्मीद बंधी कि शायद उसकी कोशिश रंग ला रही थी। मगर एक लंबी तकरीर के बाद जब वो खामोश हुआ तो सालार उठकर अपना ब्रीफ केस खोलने लगा। क्या कर रहे हो? फुरकान ने पूछा। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो अब अपने ब्रीफ केस में से कुछ पेपर निकाल रहा था। फुरकान की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। वो पिछले कई सालों में कई बार पाकिस्तान आता जाता रहा था। उसे कभी वापस जाते हुए इस किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होना पड़ा था जिस किस्म की कैफियत का शिकार वो इस बार हुआ था। जहाज के टेक ऑफ होते वक्त एक अजीब सा खालीपन था जो उसने अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया था। उसने जहाज की खिड़की से बाहर झांका। बहुत दूर तक फैले हुए इस खित्ते में कहीं इमामा हाशिम नाम की एक लड़की भी थी। वो वहां रहता तो कभी कहीं किसी वक्त किसी रूप में वो उसे नजर आ जाती, उसे मिल जाती, या कोई ऐसा शख्स उसे मिल जाता जो उससे वाकिफ होता। लेकिन अब वो जहां जा रहा था उस जमीन पर इमामा हाशिम कहीं नहीं थी। कोई इत्तफाक भी उन दोनों को आमने सामने नहीं ला सकता था। वो एक बार फिर एक लंबे अरसे के लिए इम्कान को छोड़कर जा रहा था। वो जिंदगी में कितनी बार इम्कान को छोड़कर जाता रहेगा। 10 मिनट के बाद पानी से ट्रैंकुलाइजर को निगलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो जिंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा था। वो जिंदगी में कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके पैरों के नीचे जमीन कभी नहीं आ सकेगी। 7वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए भी उसे एहसास हो रहा था कि वो वहां नहीं जाना चाहता था, वो कहीं और जाना चाहता था। कहां? उसने अपार्टमेंट के दरवाजे को लॉक किया, लाउंज में पड़े टीवी को ऑन किया। CNN पर न्यूज बुलेटिन आ रहा था। उसने अपने जूते और जैकेट उतार कर दूर फेंक दिए, फिर रिमोट लेकर सोफे पर लेट गया। खाली उस जहनी के आलम में वो चैनल बदलता रहा। एक चैनल से गूंजती आवाज ने उसे रोक दिया। एक गैर मारूफ सा गुलकार कोई गजल गा रहा था। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मकी सही, वो निगाह शौक से दूर हैं, रगे जां से लाख करी सही। उसने रिमोट अपने सीने पर रख दिया। गुलकार की आवाज बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद वो उसके जज्बात को अल्फाज दे रहा था। हमें जान देनी है एक दिन, वो किस तरह, वो कहीं सही, हमें आप खींचे दर पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। शायरी, क्लासिक म्यूजिक, पुरानी फिल्में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, उसे इन तमाम चीज़ों की वर्थ का अंदाज़ा पिछले कुछ सालों में ही होना शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों ने उसकी मौसीकी के इंतखाब को बहुत आला कर दिया था, और उर्दू गज़लें सुनने का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही। उसे एक बार फिर इमामा की याद आई। उसे हमेशा वो याद आती थी। पहले वो सिर्फ तन्हाई में याद आती थी, फिर वो हुजूम में भी नजर आने लगी। वो मोहब्बत को पछतावा समझता रहा। ना हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूं, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। सालार एकदम सोफे से उठकर खिड़कियों की तरफ चला गया। 7वीं मंजिल पर खड़े वो रात को रोशनियों के ओट में देख सकता था। अजीब वहशत थी जो बाहर थी, अजीब आलम था जो अंदर था। वो जो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही, वो यहीं सही। वहां खड़े खिड़कियों के शीशों के पार अंधेरों में टिमटिमाती रोशनियों को देखते हुए उसने अपने अंदर उतरने की कोशिश की। मैं और किसी भी लड़की से मोहब्बत करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत साल पहले अक्सर कहा जाने वाला जुमला उसे याद आया। बाहर तारीकी कुछ और बढ़ी, अंदर आवाजों की बाज गश्त। उसने शिकस्त खोर्दा अंदाज में सर झुकाया,
फिर चंद लम्हों बाद दोबारा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। इंसान का इख्तियार कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म होता है। डिप्रेशन का एक और दौरा। वो बाहर नजर आने वाली टिमटिमाती रोशनियां भी अब बुझने लगी थी। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही। सालार सिकंदर ने मुड़कर उसकी स्क्रीन को देखा। गुलकार लहक लहक कर बार बार आखिरी शेर दोहरा रहा था। किसी मामूल की तरह चलता हुआ वो सोफे पर आकर बैठ गया। सेंटर टेबल पर रखे हुए ब्रीफ केस को खोलकर उसने अंदर से लैपटॉप निकाल लिया। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही। गुलकार मक्ता दोहरा रहा था। सालार की उंगलियां लैपटॉप पर बर्क रफ्तारी से हरकत करते हुए इस्तीफा लिखने में मसरूफ थी। कमरे में मौसीकी की आवाज अब डूबती जा रही थी। इस्तीफे की हर लाइन उसके वजूद पर छाए जुमूद को खत्म कर रही थी। वो जैसे किसी जादू के हिसार से बाहर आ रहा था, कोई तोड़ हो रहा था। अपने करियर की इस स्टेज पर इस तरह का अहमकाना फैसला सिर्फ तुम ही कर सकते थे। वो फोन पर सिकंदर उस्मान को खामोशी से सुन रहा था। आखिर इतने अच्छी पोस्ट को क्यों छोड़ रहे हो, और वो भी इस तरह अचानक? और चलो अगर छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर आकर अपना बिजनेस करो। बैंक में जाने की क्या तुक बनती है? वो उसके फैसले पर बुरी तरह तनकीद कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, बस इसीलिए जॉब छोड़ दी। बिजनेस नहीं कर सकता, और बैंक की ऑफर मेरे पास बहुत अरसे से थी। वो मुझे पाकिस्तान पोस्ट करने पर तैयार है, इसीलिए मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। उसने तमाम सवालों का जवाब इकट्ठा कर दिया। फिर बैंक को भी ज्वाइन मत करो, मेरे साथ आकर काम करो। मैं नहीं कर सकता पापा, मुझे मजबूर ना करें। तो फिर वहीं पर रहो। पाकिस्तान आने की क्या तुक बनती है? मैं यहां पर रह नहीं पा रहा। हुब्बुल वतन का कोई दौरा पड़ा है तुम्हें? नहीं। तो फिर मैं आप लोगों के पास रहना चाहता हूं। उसने बात बदल डाली। खैर ये फैसला कम अज कम हमारी वजह से तो नहीं किया। सिकंदर उस्मान का लहजा नर्म हुआ। सालार खामोश रहा। सिकंदर उस्मान भी कुछ देर खामोश रहे। फैसला तो तुम कर ही चुके हो, मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आना चाहते हो तो आ जाओ। कुछ अरसा बैंक में भी काम करके देख लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे साथ बिजनेस को देखो। सिकंदर उस्मान ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। तुम्हारा तो पीएचडी का भी इरादा था, उसका क्या हुआ? सिकंदर उस्मान को बात खत्म करते करते फिर याद आया। फिलहाल मैं मजीद स्टडी नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कुछ सालों बाद पीएचडी के लिए दोबारा बाहर चला जाऊं। यह भी मुमकिन है कि पीएचडी करूं ही ना। सालार ने मध्यम आवाज में कहा। तुम उस स्कूल की वजह से आ रहे हो? सिकंदर उस्मान ने अचानक कहा। शायद। सालार ने तरदीद की। वो अगर स्कूल को उसकी वापसी की वजह समझ रहे थे तो भी कोई हर्ज नहीं था। एक बार फिर सोच लो सालार। सिकंदर कहे बगैर नहीं रह सके। बहुत कम लोगों को करियर में इस तरह का स्टार्ट मिलता है जिस तरह का तुम्हें मिला है। तुम सुन रहे हो? जी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा। बाकी तुम मैच्योर हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। उन्होंने एक तवील कॉल के इख्तिताम पर फोन बंद करने से पहले कहा। सालार ने फोन रखने के बाद अपार्टमेंट की दीवारों पर एक नजर दौड़ाई। 18 दिन बाद उसे यह अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ देना था। पेरिस से वापसी पर उसकी जिंदगी के एक नए फेज का आगाज हुआ था। इब्तिदाई तौर पर वो इस्लामाबाद में उस गैर मुल्की बैंक में काम करता रहा। फिर कुछ अरसे बाद वो उसी बैंक की एक नई ब्रांच के साथ लाहौर चला आया। उसे कराची जाने का मौका मिल रहा था, मगर उसने लाहौर का इंतखाब किया। उसे यहाँ डॉक्टर सिब्त के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। पाकिस्तान में उसकी मसरूफियात की नौयत तब्दील हो गई थी, मगर उनमें कमी नहीं आई थी। वो यहाँ भी दिन रात मसरूफ रहता। एक एक्सेप्शनल माहिर माशियात के तौर पर उसकी शोहरत उसके साथ साथ सफर कर रही थी। हुकूमती हलकों के लिए उसका नाम नया नहीं था, मगर पाकिस्तान आ जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मुख्तलिफ मौके पर अपने जेर तरबियत ऑफिसर्स को दिए जाने वाले लेक्चरर्स के लिए उसे बुलवाती रहती। लेक्चर्स का सिलसिला भी उसके लिए नया नहीं था। येल में जेर तालीम रहने के बाद वो वहाँ मुख्तलिफ क्लासेस को लेक्चर देता रहा था। ये सिलसिला न्यूयॉर्क मुंतकिल हो जाने के बाद भी जारी रहा, जहां वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डेवलपमेंट पर होने वाले सेमिनार्स में हिस्सा लेता रहा। बाद में उसकी तवज्जो एक बार फिर इकोनॉमिक्स की तरफ मबजूल हो गई। पाकिस्तान में बहुत जल्द वो उन सेमिनार्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था जो IBA, लम्स और फास्ट जैसे इदारे करवा रहे थे। इकोनॉमिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट वाहिद मौजूआत थे जिन पर खामोशी इख्तियार नहीं किया करता था। वो उसके पसंदीदा मौजूए गुफ्तगू थे, और सेमिनार्स में उसके लेक्चर्स का फीडबैक हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा था। वो महीने का एक वीकेंड गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था, और वहां रहने के दौरान वो जिंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था।
हमने अपनी गुर्बत अपने देहात में छुपा दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। उस स्कूल की तामीर का आगाज करते हुए फुरकान ने एक बार उससे कहा था, और वहां गुजारे जाने वाले दिन उसे उस जुमले की हौलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाआशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम करने के दौरान दूसरे एशियाई मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदों को भी पार कर जाने वाले लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं 12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोजगार है ना सहूलतें, अपनी आधी जिंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन सी अखलाकियात सिखाते हैं आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर खत्म होता है। और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदों पर मस्जिद तामीर करते हैं। आलिशान मस्जिदें, पुरशिको मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ औक़ात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तलखी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता। जहां लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हों, जहां कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो, वहां मस्जिद के बजाय मदरसे की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिस्क कमाने के मौके तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ कि फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफर तक ले गई थी। छोटी छोटी जरूरतें उनके आसाब पर सवार थीं और जो उन मामूली जरूरतों को पूरा कर देता वो जैसे उसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज दफा लोगों की कतारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया ही मिल जाए, मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। आप थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर देते, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, कसूर भी नहीं बताते, बस हमारी मर्जी जब तक चाहे अंदर रखें। तुम आई जी के पास जाओ। पटवारी मेरी जमीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलाट कर रहा है, कहता है मेरे कागजात जाली हैं। बेटा काम के लिए पास के गांव में जाता है, रोज 8 मील चल कर आना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंडपंप लगवाना है, आप मदद कर दें। वो ताज्जुब से उन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के लिए मामूली काम भी उनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो जिंदगी के कई साल जाया कर देते हैं। वो सोचता, महीने एक वीकेंड पर जब वो वहां आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा लेकर आता। वो रुपए छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी जरूरतें पूरी कर देते थे। उनकी जिंदगी में कुछ आसानियां ले आते। उसके लिखे हुए चंद सिफारशी रुक्के और फोन कॉल्स उन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में ना नजर पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते, इसका एहसास शायद सालार को खुद भी नहीं था। लाहौर में अपने क़याम के दौरान वो बाकायदगी से डॉक्टर सिद्ध साहब के पास जाता था। उनके यहाँ हर रात इशा की नमाज के बाद कुछ लोग जमा होते थे। डॉक्टर साहब किसी न किसी मौजू पर बात किया करते थे। बाज दफा उस मौजू का इंतखाब वो खुद करते, बाज दफा उनके पास आने वाले लोगों में से कोई उनसे सवाल करता और फिर ये सवाल उस रात का मौजू बन जाता। आम स्कॉलर्स के बरक्स डॉक्टर सिब्त अली सिर्फ खुद नहीं बोलते थे, ना ही उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को सिर्फ सामे बना दिया था, बल्कि वो अक्सर अपनी बात के दौरान ही छोटे मोटे सवालात भी करते रहते और फिर उन सवालात का जवाब देने के लिए न सिर्फ लोगों की हौसला अफजाई करते बल्कि उनकी राय को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते। उनके एतराजात को बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से सुनते। उनके पास आने वालों में सिर्फ सालार सिकंदर था जिसने कभी सवाल किया था, न कभी उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। वो कभी किसी बात पर एतराज करने वालों में शामिल हुआ, न किसी बात पर राय देने वालों में। वो फुरकान के साथ आता, फुरकान ना आता तो अकेला चला आता। कमरे के आखिरी हिस्से में अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता, खामोशी से डॉक्टर साहब और वहां मौजूद लोगों को सुनता। बाज दफा अपने दाएं बाएं आ बैठने वाले लोगों के इस्तफसार पर अपना एक जुमला पेश करता। मैं सालार सिकंदर हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ। वो जब तक अमेरिका में रहा तब हर हफ्ते एक बार वहां से डॉक्टर सिब्त अली को फोन करता रहा, मगर फोन पर डॉक्टर साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू बहुत मुख्तसर और एक ही नौयत की होती। वो कॉल करता
डॉक्टर साहब रिसीव करते और एक ही सवाल करते। वो पहली बार उस सवाल पर तब चौंका था जब वो पाकिस्तान से चंद दिन पहले अमेरिका आया था और डॉक्टर साहब उसकी वापसी का पूछ रहे थे। उसे ताज्जुब हुआ था। अभी तो नहीं, उसने कुछ ना समझते हुए कहा था। बाद में वो सवाल उसे कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर जान गया था कि वो क्या पूछ रहे थे। आखिरी बार उन्होंने वो सवाल उससे तब किया था जब वो इमामा की तलाश में रेड लाइट एरिया में पहुंचा था। पेरिस वापस पहुंचने के एक हफ्ते बाद उसने हमेशा की तरह उन्हें कॉल किया था। हमेशा जैसी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू उसी सवाल पर आ पहुंची थी। वापस पाकिस्तान कब आ रहे हैं? बेख्तियार सालार का दिल भर आया। उसे खुद को कंपोज करने में कुछ देर लगी। अगले माह आ जाऊंगा। मैं रिजाइन कर रहा हूं। वापस आकर पाकिस्तान में ही काम करूंगा। फिर ठीक है, आपसे अगले माह मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब ने तब कहा था। दुआ कीजिएगा। सालार आखिर में कहता, करूंगा, कुछ और कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। वो कहता, अल्लाह हाफिज। वो जवाब देते। गुफ्तगू का ये सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी रहा। जब वो उनके पास बाकायदगी से जाने लगा तो ये सिलसिला खत्म हो गया। लाहौर आने के बाद वो बाकायदगी से उनके पास जाने लगा था। उसे उनके पास सुकून मिलता था। सिर्फ उनके पास गुजरा हुआ वक्त ऐसा होता था जब वो कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर अपने डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर लेता था। बाज़ दफ़ा उनके पास खामोश बैठे बैठे बेइख्तियार उसका दिल चाहता वो उनके सामने वो सब कुछ उगलते जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर जहर की तरह भरे फिर रहा था। पछतावा, एहसास जुर्म, बेचैनी, बेबसी, शर्मिंदगी, निदामत, हर चीज। फिर उसे खौफ पैदा होता डॉक्टर सिब्तैली उसको पता नहीं कि नजरों से देखेंगे। उसकी हिम्मत दम तोड़ जाती। डॉक्टर सिब्तैली इब्हाम को दूर करने में कमाल रखते थे। वो उनके पास खामोश बैठा रहता, सिर्फ सुनता, सिर्फ समझता, सिर्फ नतीजा खस करता। कोई धुन थी जो छट रही थी, कोई चीज थी जो उसे नजर आने लगी थी। जिन सवालों को वो कई सालों से सर पर बोझ की सूरत में लिए फिर रहा था, उनके पास उनके जवाब थे। इस्लाम को समझकर सीखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी वुसअत है। ये तंग नजरी और तंग दिली का दीन नहीं है, ना ही इन दोनों चीजों की इसमें गुंजाइश है। ये मैं से शुरू होकर हम पर जाता है, फर्द से मुआशरे तक। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह, हर जगह मुसल्ला बिछाए बैठे रहें, हर बात में इसके हवाले देते रहें। नहीं, ये तो आपकी जिंदगी से, आपकी अपनी जिंदगी से हवाला चाहता है। ये तो आपसे रास्तबाजी और पारसाई का मुतालबा करता है, दियानतदारी और लगन चाहता है, इखलास और इस्तिकामत मांगता है। एक अच्छा मुसलमान मांगता है। एक अच्छा मुसलमान अपनी बातों से नहीं, अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर करता है। सालार उनकी बातों के एक छोटे से रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता, फिर घर आकर भी सुनता रहता। उसे एक रहबर की तलाश थी। डॉक्टर सिब्तैली की सूरत में उसे वो रहबर मिल गया था। सालार आओ, अब आ भी जाओ, कितने मिन्नतें कराओगे? अनीता ने उसका बाजू खींचते हुए नाराजगी से कहा। वह अम्मार की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था, 3 दिन की छुट्टी लेकर। हालांकि उसके घर वालों का इसरार था कि वो 1 हफ्ते के लिए आए। शादी की तकरीब कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। उन तकरीबात की अहमियत और नौयत से वाकिफ था, इसीलिए घर वालों के इसरार के बावजूद 3 दिन की रुख्सत लेकर आया और अब वो अम्मार की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत कर रहा था, जो अम्मार और उसके ससुराल वाले मिलकर कर रहे थे। अम्मार और असरा दोनों के अजीज व अकारिब और दोस्त मुख्तलिफ फिल्मी और पॉप गानों पर रक्स करने में मसरूफ थे। एक तरफ तूफान बदतमीजी था जो वहां बरपा था। स्लीवलेस शर्ट्स, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके हुए कपड़े, बारीक मलबूसात, सिल्क और शेफून की साड़ियाँ, नेट के ब्लाउजेस। उसकी फैमिली की औरतें भी दूसरी औरतों की तरह उसी तरह के मलबूसात पहने हुए थीं। मिक्स्ड गैदरिंग थी और वो तकरीब शुरू होने पर उस हंगामे से काफ़ी दूर कुछ ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ था जो कॉरपोरेट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या उसके अपने भाइयों के शनासा थे। मगर फिर मेहंदी के रसूमात का आगाज होने लगा और अनीता उसे स्टेज की तरफ ले गई। असरा और अम्मार बेतकल्लुफी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। वो पहली बार असरा से मिल रहा था। अम्मार ने उसका और असरा का तारुफ करवाया। मेहंदी के रसूमात के बाद उसने वहां से जाने की कोशिश की, मगर कामरान और तैयबा ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह कोने में बैठे हो? तैयबा ने उसे डांटा था। तुम्हें यहां होना चाहिए।
वो उनके कहने पर वहीं कामरान और उसकी बीवी के साथ खड़ा हो गया। उसके एक कजन ने एक बार फिर दुपट्टा उसके गले में डालने की कोशिश की जो वो सब डाले हुए थे। उसने एक बार फिर कदरे नागवारी से उसका हाथ झटकते हुए उसे तंबी की। अगले चंद मिनटों के बाद वहां रक्स शुरू हो चुका था। अम्मार समेत सारे बहन भाई और कजिन्स रक्स कर रहे थे और अनीता ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया था। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की, मगर उसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो और अम्मार उसे खींचकर रक्स करने वालों के हुजूम में ले आए थे। कामरान और मुइज़ की शादी में भी वो ऐसे ही रक्स करता रहा था, मगर अम्मार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा जहनी सफर तय कर चुका था कि वहां उस हुजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े होना भी उसके लिए दुश्वार था। कदरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इस तरह हुजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर उसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूं, बराए मेहरबानी मुझे जाने दो। तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाबन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब असरा भी उस हुजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे जाने दो। उसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। असरा की आमद ने उसे उसकी कोशिश में कामयाब कर दिया। उरूज हर कौम, हर नस्ल का ख्वाब होता है, और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हों वो तो उरूज को अपना हक समझती हैं, मगर कभी भी किसी कौम पर उरूज सिर्फ इस बिना पर नहीं आया कि उसे किताब और नबी दे दिया गया। जब तक उस कौम ने अपने आमाल और अफ़ाल से उरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी, वो किसी मर्तबे, किसी मकाम, किसी फजीलत के काबिल नहीं ठहरी। मुसलमान कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा होता रहा है और हो रहा है। इनका मसला यह है कि इनके आला तबकात और नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीजें वबा की तरह होती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये फिर सिलसिला, और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उसे वहां खड़े उन नाचती औरतों और मर्दों के हुजूम को देखते हुए बेख्तियार डॉक्टर सिब्ते अली की बातें याद आने लगीं। मोमिन अय्याश नहीं होता, न तब जब वो रियाया होता है, न तब जब वो हुक्मरां होता है। उसकी जिंदगी किसी जानवर की जिंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, ये किसी जानवर की जिंदगी का अंदाज तो हो सकता है, मगर किसी मुसलमान की नहीं। सालार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज फिर जानवरों और हशरातुल अर्ज का एक ग्रोह देख रहा था। उसे खुशी हुई, वो बहुत अरसा पहले उनमें से निकल चुका था। वहां हर एक खुशबाश, पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। बुलंद कहकहे और चमकदार चेहरे और आंखें। उसके सामने तैयबा अम्मार के ससुर के साथ रक्स कर रही थी, अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। सालार ने अपनी उंगलियों की हाथों से दाई कनपट्टी को मसला। शायद ये तेज म्यूजिक था, या फिर उस वक्त उसका जहनी इस्तराब उस अपनी कनपट्टी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती हुई महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर उसने बाएं हाथ से अपनी दोनों आंखें मसलीं। दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए उसने मुड़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जिद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए उस दायरे से निकलने में कामयाब हो गया। उसे बखुशी रास्ता दे दिया गया। किधर जा रहे हो? बेहंगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज में जाने से पहले उसका बाजू पकड़कर पूछा था। वो भी रक्स करते करते थक कर उसके पास खड़ी हुई थी। उनका सांस फूला हुआ था। मम्मी, मैं अभी आता हूं, नमाज पढ़कर। आज रहने दो। सालार मुस्कुराया, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नफी में सर हिलाते हुए नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटाया। वह बाहर निकलने की तागदो कर रहा था। ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिंदगी को एंजॉय करना भी आर्ट है, और यह आर्ट इस बेवकूफ को कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने तीसरे बेटे की पुश्त को देखते कदरे अफसोस से सोचा। सालार ने उस हुजूम से निकलकर बेइख्तियार सुकून की सांस ली थी। वो जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के गेट से बाहर निकल रहा था, सिंगर उस वक्त गाने में मसरूफ था। उस वक्त मस्जिद की तरफ जाने वाला वो अकेला था। शायद गाड़ियों की लंबी कतारों के दरमियान से सड़क पर चलते हुए वो मुसलसल डॉक्टर सिब्ते अली के बारे में सोच रहा था। वो सैकड़ों के उस मजमे के बारे में भी सोच रहा था जो उसके घर नाच गाने में मसरूफ थे। मस्जिद में कुल 14 लोगों ने बाजमात नमाज अदा की थी। पाकिस्तान आने के बाद वो इस्लामाबाद अपनी पोस्टिंग के दौरान वो सिकंदर उस्मान के घर पर ही रहता रहा। लाहौर आने के बाद भी किसी पोश इलाके में कोई बड़ा घर रिहाइश के लिए मुंतखब करने के बजाय उसने फुरकान की बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लेने को तरजीह दी। फुरकान के पास फ्लैट लेने की एक वजह
अगर ये थी कि वो लाहौर में अपनी अदम मौजूदगी के दौरान फ्लैट के बारे में किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होता था, तो दूसरी वजह यह भी थी कि फ्लैट के बजाय कोई घर लेने पर उसे 2-4 मुलाजिम मुस्तकिल रखने पड़ते, जबकि उसका बहुत कम वक्त फ्लैट पर गुजरता था। फुरकान के साथ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में उसका सोशल सर्कल बहुत वसी होने लगा था। फुरकान बहुत सोशल आदमी था। उसका हल्का अहबाब भी खासा लंबा चौड़ा था। वो सालार के मूड और टेम्परामेंट को समझने के बावजूद उसे वक्तन फवक्तन अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर खींचता रहता। वो उस रात फुरकान के साथ उसके किसी डॉक्टर दोस्त की एक पार्टी और महफिल गज़ल में शिरकत के लिए गया था। वो एक फॉर्म पर होने वाली पार्टी थी। उसने सालार को मदऊ कर लिया और महफिल गज़ल का सुनकर वो इनकार नहीं कर सका। फॉर्म पर शहर की एलीट क्लास का इज्तिमा था। वो उनमें से अक्सरियत को जानता था। वो अपने शनासा कुछ लोगों के साथ बातें करने लगा। डिनर चल रहा था और उन्हीं बातों के दौरान उसने फुरकान की तलाश में नजर दौड़ाई थी। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सालार एक बार फिर खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद उसे चंद लोगों के साथ फुरकान खड़ा नजर आ गया। वो भी उस तरफ बढ़ाया। आओ सालार, मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। फुरकान ने उसके करीब आने पर चंद जुमलों के तबादले के बाद कहा, ये डॉक्टर रजा हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सालार ने हाथ मिलाया। ये डॉक्टर जलालुन नसर हैं। सालार को शख्स से तारुफ की जरूरत नहीं थी। फुरकान अब क्या कह रहा था वो सुन नहीं पाया। उसने जलालुन नसर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोनों के दरमियान बहुत रस्मी सा मुसाफा हुआ। जलालुन नसर ने भी यकीनन उसे पहचान लिया था। सालार वहां एक अच्छी शाम गुजारने आया था, मगर उस वक्त उसे महसूस हुआ कि वो एक बुरी रात गुजारने आया था। यादों का एक सैलाब था जो एक बार फिर हर बंद तोड़कर उस पर चढ़ाई कर रहा था। वो सब उस तरफ जा रहे थे जहां बैठने का इंतजाम किया गया था। उसके साथ अब फुरकान था। जलालुन नसर अब उससे कुछ आगे दूसरे डॉक्टर्स के साथ था। सालार ने सते हुए चेहरे के साथ उसकी पुश्त को देखा। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरसा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के शराब। इकबाल बानो गाना शुरू कर चुकी थी। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाशाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग अपना सर धुन रहे थे। सालार चंद टेबल्स के फासले पर बैठे हुए उस शख्स को देख रहा था जो अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ था। उसे जिंदगी में कभी किसी शख्स को देखकर रश्क नहीं आया था। उस दिन पहली बार आ रहा था। आधा घंटा गुजर जाने के बाद उसने फुरकान से कहा, चलें? फुरकान ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ? घर? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। तुम्हें बताया तो था रात देर तक की महफिल चलेगी। हाँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ, किसी के साथ भिजवा दो, तुम बाद में आ जाना। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम क्यों जाना चाहते हो? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इकबाल बानो को सुनते हुए भी कोई दूसरा काम याद आ गया है? फुरकान ने कदरे मलामती अंदाज में कहा, तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। सालार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय खड़े होते हुए कहा, अजीब बातें करते हो, यहाँ से कैसे जाओगे? फॉर्म इतना दूर है। चलो, अगर इतनी जल्दी है तो चलते हैं। फुरकान भी उठकर खड़ा हो गया। मेजबान से इजाजत लेते हुए वो दोनों फुरकान की गाड़ी में आ बैठे। अब बताओ, यूं अचानक क्या हुआ है? गाड़ी को फॉर्म से बाहर लाते हुए फुरकान ने कहा, मेरा वहां ठहरने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? सालार ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर सड़क को देखता रहा। वहां से उठ जाने की वजह जलाल है? सालार ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा। फुरकान ने एक गहरा सांस लिया। यानी मेरा अंदाजा ठीक है, तुम जलालुन नसर की वजह से ही फंक्शन से भाग आए हो। तुम्हें कैसे पता चला? सालार ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा, तुम दोनों बड़े अजीब अंदाज में आपस में मिले थे। जलालुन नसर ने खिलाफे मामूल तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारी जैसी शोहरत वाले बैंकर्स के सामने तो उस जैसे आदमी को खिल उठना चाहिए था। वो ताल्लुकात बनाने का कोई मौका जाया नहीं करता। खुद तुम भी मुसलसल उसे देख रहे थे। फुरकान बहुत आराम से कह रहा था, तुम जलालुन नसर को जानते हो? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो एक बार फिर सड़क को देख रहा था। इमामा उसी शख्स से शादी करना चाहती थी। बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा। फुरकान कुछ नहीं बोल सका। उसे तवक्को नहीं थी जलाल और सालार के दरमियान इस तरह की शनासाई होगी, वरना वो शायद ये सवाल कभी ना करता। गाड़ी में बहुत देर खामोशी रही। फिर फुरकान ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि वो जलाल जैसे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। ये तो बड़ा खुर्राट आदमी है। हम लोग इसको कसाई कहते हैं। इसकी वाहिद दिलचस्पी पैसा है। मरीज कैसे ला कर देगा, कहां से ला कर देगा, इसे दिलचस्पी नहीं होती। तुम देखना, 8 साल में उसी रफ्तार के साथ पैसा कमाते हुए लाहौर का सबसे अमीर डॉक्टर होगा। फुरकान अब जलालुन नसर के बारे में तबसरा कर रहा था।
सालार खामोशी से सुन रहा था। जब फुरकान ने अपनी बात खत्म कर ली तो उसने कहा, इसको किस्मत कहते हैं, तुम्हें इस पर रश्क आ रहा है? फुरकान ने कदर हैरानी से कहा, हसद तो मैं नहीं कर सकता। सालार अजीब अंदाज से मुस्कुराया, ये जो कुछ तुम मुझे उसके बारे में बता रहे हो, ये सब कुछ मुझे बहुत साल पहले पता था, तभी जब मैं इमामा के सिलसिले में उससे मिला था। ये कैसा डॉक्टर बनने वाला था मुझे अंदाजा था, मगर आज इस फंक्शन में उसे देखकर मुझे इस पर बेतहाशा रश्क आया। कुछ भी नहीं है इसके पास, मामूली शक्ल सूरत है, खानदान भी खास नहीं है। इस जैसे हजारों डॉक्टर्स होते हैं, लालची मादा परस्त भी है, मगर किस्मत देखो कि इमामा हाशिम जैसी लड़की इसके इश्क में मुब्तला हुई, इसके पीछे ख्वार होती फिरी। मैं और तुम इसे कसाई कह लें, कुछ भी कह लें, सिर्फ हमारी बातों से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी, ना इसकी ना मेरी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। फुरकान ने उसके चेहरे को धुआं धुआं होते देखा। कोई ना कोई खूबी तो होगी इसमें कि इमामा हाशिम को नहीं सिर्फ इससे मोहब्बत हुई, किसी से नहीं सिर्फ इसी से मोहब्बत हुई। वो अब अपनी आंखों को मसल रहा था। मुझे अगर पता होता कि यहाँ तुम जलालुन नसर से मिलोगे तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ यहाँ ना लाता। फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मुझे भी अगर ये पता होता कि मैं यहाँ उसका सामना करूंगा तो मैं भी किसी कीमत पर यहाँ ना आता। सालार ने विंड स्क्रीन से नजर आने वाली तारीक सड़क को देखते हुए अफसुर्दगी से सोचा। कुछ और सफर बेहद खामोशी से तय हुआ। फिर फुरकान ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, तुमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? इमामा को? यह मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? कई साल पहले एक बार मैंने कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ, और अब तो यह और भी मुश्किल है। तुम न्यूज़पेपर्स की मदद ले सकते हो, इश्तिहार दूं उसके बारे में? सालार ने कदर खफगी से कहा, वो तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन उसके घर वाले मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। शक तो उनको मुझ पर पहले भी था, और फर्ज करो मैं ऐसा कुछ कर भी लूं तो न्यूज़पेपर में क्या इश्तिहार दूंगा, क्या कहूं? उसने सर झटकते हुए कहा, फिर उसे भूल जाओ। फुरकान ने बड़ी सहूलत से कहा, कोई सांस लेना भूल सकता है? सालार ने तुर्की बतुर्की कहा, सालार अब बहुत साल गुजर गए, तुम आखिर कितनी देर इसी तरह लाहासिल इश्क में मुब्तला रहोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा प्लान करना चाहिए। तुम अपनी सारी जिंदगी इमामा हाशिम के लिए तो जाया नहीं कर सकते। मैं कुछ भी जाया नहीं कर रहा हूं, ना जिंदगी को, ना वक्त को, ना अपने आप को। मैं अगर इमामा हाशिम को याद रखे हुए हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे भुला नहीं सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मुझे उसके बारे में सोचने से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं उसकी तकलीफ का आदी हो चुका हूं। वो मेरी पूरी जिंदगी को डोमिनेट करती है। वो मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं आज यहां पाकिस्तान में तुम्हारे साथ ना बैठा होता। सालार सिकंदर कहीं और होता, शायद होता ही ना। मुझ पर उसका कर्ज बहुत है। जिस आदमी के मकरूज हों उसको चुटकी पकड़कर जिंदगी से कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। सालार ने दो टोक अंदाज में कहा, फर्ज करो दोबारा ना मिले फिर? फुरकान ने उसकी बात के जवाब में कहा। यकलख्त गाड़ी में खामोशी छा गई। बहुत देर बाद सालार ने कहा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, किसी और मौजू पर बात करते हैं। उसने बड़ी सहूलत से बात बदल दी थी। चंद सालों में फुरकान की तरह उसने भी गांव में बहुत काम किया था, और फुरकान की निस्बत ज्यादा तेज रफ्तारी से, क्योंकि फुरकान के बरक्स वो बहुत ज्यादा असर और रसूख रखता था। उसने चंद सालों में उस गांव की हालत बदल कर रख दी थी। साफ पानी, बिजली और बड़ी सड़क तक जाती पुख्ता सड़क उसके पहले 2 सालों की कारकर्दगी थी। तीसरे साल वहां डाकखाना, महकमा वजारत का दफ्तर और फोन की सहूलत आई थी, और चौथे साल उसके अपने हाई स्कूल में दोपहर की क्लासेस में एक एनजीओ की मदद से लड़कियों के लिए दस्तकारी सिखाने का आगाज किया गया। गांव की डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस आ गई, वहां कुछ और मशीनरी नस्ब की गई। फुरकान की तरह ये डिस्पेंसरी भी उसने अपने वसाइल से स्कूल के साथ ही शुरू की थी, और उसे मजीद बेहतर बनाने में फुरकान ने उसकी मदद की थी। फुरकान के बरक्स उसकी डिस्पेंसरी में डॉक्टर की अदम दस्तयाबी का कोई मसला नहीं था। उसकी डिस्पेंसरी का बाकायदा आगाज होने से पहले एक डॉक्टर उसकी कोशिशों की वजह से वहां मौजूद था। स्कूल पर होने वाले तमाम अखराजात तकरीबन उसी के थे, लेकिन डिस्पेंसरी को कायम करने और उसे चलाने के लिए होने वाले अखराजात उससे कुछ दोस्त बर्दाश्त कर रहे थे। यूनिसेफ में काम के दौरान बनाए हुए कॉन्टैक्ट और दोस्तियां अब उसके काम आ रही थीं, और वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। वो यूनिसेफ और यूनेस्को में अपने बहुत से दोस्तों को पाकिस्तान आने पर वहां ला चुका था। वो अब वहां वोकेशनल ट्रेनिंग की प्लानिंग करने में मसरूफ था। मगर चौथे साल में सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ था, कुछ और भी हुआ था। सिकंदर उस्मान उस दिन दोपहर के करीब इस्लामाबाद से आते हुए गाड़ी का टायर पंक्चर होने पर सड़क पर रुक गए थे। ड्राइवर टायर बदलने लगा और वो सड़क के अतराफ नजर दौड़ाने लगे। तब उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी।
वहां लिखे हुए गांव के नाम ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली। सालार सिकंदर के हवाले से वो नाम उनके लिए आशना नहीं था। ड्राइवर जब टायर बदलकर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो सिकंदर उस्मान ने कहा, इस गांव में चलो। उन्हें अचानक ही तजस्सुस पैदा हुआ उस स्कूल के बारे में जो सालार सिकंदर पिछले कई सालों से वहां चला रहा था। पक्की सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट में वो गांव के अंदर मौजूद थे। आबादी शुरू हो चुकी थी, कुछ कच्ची पक्की दुकानें नजर आने लगी थीं। शायद ये गांव का कमर्शियल एरिया था। यहाँ नीचे उतरकर किसी से पूछो कि सालार सिकंदर का स्कूल कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने ड्राइवर को हिदायत कर दी। उस वक्त उन्हें याद आया था कि उसने कभी उनके सामने स्कूल का नाम नहीं लिया था और जहां उनकी गाड़ी मौजूद थी वहां आसपास किसी स्कूल के आसार नजर नहीं आ रहे थे। गांव के लोगों के लिए चंद साल पहले सिकंदर उस्मान की गाड़ी बेहद इश्तियाक ये तजस्सुस का बाइस बनती, मगर पिछले कुछ सालों में सालार और फुरकान की वजह से वहां वक्तन फवक्तन गाड़ियों की आमदोरफ्त होती रहती थी। ये पहले की तरह उनके लिए ताज्जुब खेज नहीं रही थी, मगर वो गाड़ी वहां से हमेशा की तरह गुजरने के बजाय जब वहीं खड़ी हो गई तो यकदम लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ। सिकंदर उस्मान की हिदायत पर ड्राइवर नीचे उतरकर पास की एक दुकान की तरफ गया और वहां बैठे चंद लोगों से स्कूल के बारे में पूछने लगा। यहाँ सालार सिकंदर साहब का कोई स्कूल है? अलग सलेक के बाद उसने पूछा। हाँ जी है, ये इसी सड़क पर आगे दाएं तरफ मोड़ मुड़ने पर बड़ी सी इमारत है, एक आदमी ने बताया। आप उनके कोई दोस्त हैं? उस आदमी ने जवाब के साथ साथ सवाल भी किया। नहीं, मैं उनके वालिद के साथ आया हूं। वालिद? उस आदमी के मुंह से बेसाख्ता निकला और वहां बैठे हुए तमाम लोग एकदम सिकंदर उस्मान की गाड़ी की तरफ देखने लगे। फिर उस आदमी ने उठकर ड्राइवर से हाथ मिलाया। सालार साहब के वालिद आए हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, उस आदमी ने कहा और फिर ड्राइवर के साथ गाड़ी की तरफ आने लगा। वहां बैठे हुए बाकी लोग भी किसी मामूल की तरह उसके पीछे आए। सिकंदर उस्मान ने दूर से उन्हें एक ग्रुप की शक्ल में अपनी तरफ आते देखा तो कुछ उलझन का शिकार हो गए। ड्राइवर के पीछे आने वाले आदमी ने बड़ी अकीदत के साथ खिड़की से अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिकंदर उस्मान ने कुछ तजब्जुब के आलम में उससे हाथ मिलाया, जबकि उस आदमी ने बड़े जोश खरूश से दोनों हाथों के उसके साथ आने वाले दूसरे आदमी भी अब यही कर रहे थे। सिकंदर कुछ उलझन के अंदाज में उनसे हाथ मिला रहे थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब, पहले अधेड़ उम्र आदमी ने अकीदत भरे अंदाज में कहा। आपके लिए चाय लाएं या फिर बोतल? वो आदमी उसी जोशो खरोश से पूछ रहा था। ड्राइवर अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस रास्ता ही पूछना था, उन्होंने जल्दी से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो आदमी और उसके साथ खड़े दूसरे लोग वहीं खड़े गाड़ी को आगे जाते देखते रहे। फिर उस आदमी ने कदरे मायूसी से सर हिलाया। हाँ, सालार साहब की और ही बात है, वो कुछ भी खाए पिए बगैर यहां से इस तरह जाते थे। एक दूसरे आदमी ने तायीद की। वो लोग अब वापस कदम बढ़ाने लगे। सालार गांव में मौजूद उन चंद दुकानों के पास ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया करता था और फिर वहां मौजूद लोगों से मिलते उनकी पेश करदा छोटी मोटी चीजें खाता पीता वहां से पैदल 10 मिनट में अपने स्कूल चला जाता था। वो लोग मायूस हुए थे। सिकंदर उस्मान ने तो गाड़ी से उतरने तक का तकल्लुफ नहीं किया था, खाना पीना तो दूर की बात थी। गाड़ी अब मोड़ मुड़ रही थी और मोड़ मुड़ते ही ड्राइवर से मजीद कुछ कहते कहते सिकंदर उस्मान खामोश हो गए। पिछली सीट पर बैठे विंड स्क्रीन के पार नजर आने वाली वसीओ अरीज इमारत, उन छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानों और खिलते खेतों के दरमियान दूर से भी हैरत में डालने के लिए काफी थी। सिकंदर को अंदाजा नहीं था कि वो वहां इतना बड़ा स्कूल चला रहा था, मगर उनको दम्बखुद उस स्कूल की दूर तक फैली हुई इमारत ने नहीं किया था, बल्कि स्कूल की तरफ जाती हुई सड़क पर लगे उस साइन बोर्ड ने किया था, जिस पर तीर के एक निशान के ऊपर जली हुरूफ में उर्दू तहरीर था, सिकंदर उस्मान हाई स्कूल। ड्राइवर गाड़ी स्कूल के सामने रोक चुका था। सिकंदर उस्मान ने गाड़ी से उतरकर उस इमारत के गेट के पार इमारत के माथे पर चमकते हुए अपने नाम को देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। सालार सिकंदर ने एक बार फिर उन्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं रखा था। गेट बंद था, मगर उसके दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहां रुकते ही देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, जरा स्कूल देखना चाहते हैं। ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हुनूज उस स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा।